हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम वीडियो और सभी हिंदी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम, तो आप उसके लिए हिंदी आप पढ़ रहे हैं। और इन सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ से हिंदी आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। समान हिंदी में सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं समास का पार्ट 1। ठीक है, समास का पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो पीछे भी कुछ चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं, जैसे कि संधियाँ वगैरह पढ़ाई गई हैं और हिंदी भाषा का विकास, वर्णमाला, ये सारे पढ़ा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं समास का भाग 1। समास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं समास को। ठीक है, तो समास होता क्या है, किसे समास कहते हैं, अच्छे से समझते हैं। समास, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है और समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से समझ जाइए कि समास किसे कहते हैं, कि जो शब्दों का संक्षिप्तीकरण, यानी कि कई सारे शब्दों का संक्षिप्तीकरण मतलब कि कम कर देना, जो उनको जोड़ देना। ठीक है, कुछ कम करके उनको कम कर देना। ठीक है, तो उनको संक्षिप्तीकरण किया जाता है, तो उसे समास कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास। ये भी एक पॉइंट है आपका, कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास। यानी कि कई सारे शब्द या दो से अधिक शब्द हों, उनको जब हम कम करके एक शब्द बना देते हैं, नया शब्द बनाते हैं, तो उसको हम समास कहते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, संक्षिप्तीकरण हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। समास, समास कम से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक भावों की अनुभव अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति का परिणाम है। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ गए हैं कि कम से कम शब्द में अधिक से अधिक भाव का वहाँ पे प्रवृत्ति होता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है। तो समस्त पद या सामासिक पद देखते हैं होता क्या है दरअसल। समास के नियमों से बना शब्द, ठीक है, समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। तो यहाँ पे आपको समस्त पद या सामासिक पद काफ़ी यूज़ होने वाला है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। समास के जो नियमों से नया पद या जो नया शब्द बनता है, उसी को सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, आगे आप देख लो, समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह। तो इसको देख लो, समास पद के सभी पदों को समास नहीं, समस्त। ठीक है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाता है। ठीक है, समास विग्रह या व्यास कहलाता है। तो आप लोग यहाँ से समास विग्रह समझ लीजिए क्या है, कि जो समस्त पद यानी कि सभी पद होते हैं, उन सभी उसी समस्त पद जो आप यहाँ पे पढ़ के आए हो, समस्त पद क्या होता है, आप ये पढ़े हो कि कई नियमों से समास के नियमों से बना हुआ जो समस्त पद होता है, नया शब्द होता है, संक्षिप्तीकरण के बाद उस पद को हम लोग समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पद का यहाँ पे क्या होता है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जब एक शब्द को अलग अलग करके कई शब्दों में तोड़ा जाए तो उसे समास विग्रह, और जब कई शब्दों को एक शब्द में जोड़ा जाए तो उसे समास, समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, इस तरह से आप लोग आसान भाषा से समझ लीजिए। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट है ये भी देख लो। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले वाले पद को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे वाले पद को उत्तर पद। ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जो समास की रचना होती है, ठीक है, जो समस्त पद होता है, समस्त पद या सामासिक पद जो बनता है, कई सारे पद शब्दों को जोड़ के जब एक शब्द बनता है, उसे समस्त पद आप लोग पढ़े हो, समस्त पद कहते हैं। और उस समस्त पद का जब उसमें हम देखेंगे तो उसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, यानी कि उसमें दो पूर्व, एक पहले शब्द होगा, एक बाद में, दोनों जुड़े हुए होंगे। तो आप एग्जाम्पल से देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल हमारा ये रहा, राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र। तो आपको पता है कि राजपुत्र का समास विग्रह अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जब किसी शब्द को हम कई शब्दों में तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, ये देखिए, समास विग्रह कई शब्दों में हो गया। और अगर हम कई शब्दों को एक शब्द में करें तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया है राजपुत्र। ठीक है, तो ये राजपुत्र हो गया, क्या हो गया, ये सामासिक पद या समस्त पद। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया, राजपुत्र क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो सामासिक पद और समास विग्रह आ गया। अब देखते हैं पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। जो हमारा यह सामासिक पद है, ठीक है, ये इस सामासिक पद में ये देखिए, आपको पहले राज दिख रहा है, बाद में पुत्र, दो शब्द आपको दिख रहे हैं। तो जो पहला वाला शब्द होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पूर्व पद, और जो दूसरा वाला ये शब्द होता है पुत्र, ठीक है, तो वो हो जाएगा उत्तर पद।
कोई भी हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, उसमें दो शब्द मिलेंगे तो पहले वाले शब्द को हम कहेंगे पूर्व पद और दूसरे वाले को उत्तर पद, ठीक है। तो चलते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं रसोई घर, ठीक है। तो यहाँ को मिल गया रसोई घर, तो इसका अगर समास विग्रह करें, ये रसोई घर जो है ये आपका क्या है, समासिक पद है। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, ठीक है, ये समास विग्रह, तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। रसोई घर क्या होता है, रसोई के लिए घर होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पूर्व पद और उत्तर पद इसमें क्या है। तो जब रसोई घर का हम देखेंगे तो इसमें पहले रसोई मिल जाएगा और बाद में ये घर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया रसोई, तो रसोई क्या हो गया, पूर्व पद, और घर क्या हो गया, ये हो गया उत्तर पद, ठीक है। तो आपको पूर्व पद उत्तर पद आपको अच्छे से आ गया होगा। समासिक पद या समस्त पद ये आपको आ गया होगा, समास विग्रह, ये सारे पॉइंट आपको एकदम क्लियरली आ गए होंगे। चलते हैं आगे, समास के भेद के बारे में देखते हैं कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के मुख्य कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, ठीक है। और कौन कौन से भेद हैं वो भी देख लेते हैं। समास के 6 मुख्य भेद हैं। सबसे पहला अव्ययभाव समास, ठीक है। दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुव्रीहि समास। तो ये सारे आपके समास के पद हो गए, भाग हो गए, ठीक है। जो भी भेद हैं ये 6 भेद हैं, यही आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ये अव्ययभाव समास, ठीक है। अव्ययभाव समास हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जो तत्पुरुष समास है इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो सब एकदम क्रम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अव्ययभाव समास स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि कौन से समास में किसका पद पहला या दूसरा प्रधान होगा, ठीक है। तो ये भी देख लो, फिर इसके बाद चलते हैं अव्ययभाव समास में। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण ये पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिए। सबसे पहले अव्ययभाव समास, ठीक है। तो अव्ययभाव समास में होता क्या है कि इसमें 2 पद होते हैं, आपको पता है सभी समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो इसमें कहा जाता है कि किस किस समास में कौन सा पद प्रधान है, किसी में पूर्व पद प्रधान होगा तो किसी में उत्तर पद प्रधान होगा। यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले अव्ययभाव समास की बात करें तो अव्ययभाव समास में हमेशा ये पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। प्रधान कौन होगा, पूर्व पद, यानी कि पहला वाला पद। अब देखो, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों में आपका जो है उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है, दूसरा वाला पद। और द्वंद्व समास में आपके दोनों पद जो होंगे वो पद प्रधान होंगे। किसमें, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। और आगे बहुव्रीहि समास में अगर देखें तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद कैसे होंगे, अप्रधान। बस द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होंगे और बहुव्रीहि में दोनों अप्रधान होंगे, ये आप अच्छे से याद रखना। और बहुव्रीहि जो है इसमें कोई तीसरा अर्थ ही प्रधान होता है, और जो दोनों पद होते हैं वो अप्रधान होते हैं, तीसरा कोई प्रकट होता है वो बन जाता है प्रधान, ठीक है। चलते हैं आगे, अब आते हैं अविभाव समास की तरफ। अविभाव समास में देखते हैं सबसे पहले इसका पॉइंट है, जिस समास का पहला पद, ठीक है, जिस समास का पहला पद क्या हो, अवयव हो, ठीक है, या प्रधान हो, तो उसे हम अविभाव समास कहते हैं। यहाँ से आपको समझना है कि जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद क्या हो, अवयव हो या प्रधान हो, तो उसे हम अविभाव समास कहते हैं। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ये अवयव क्या होता है, तो प्रधान तो आपको समझ में आ गया, प्रधान, ठीक है। अवयव भी समझ लीजिए कि ये अवयव क्या होता है, ठीक है। देखें, वह पद जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, इनके आदि से कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक है। लिंग, वचन और कारक के कारण जिस शब्द में कोई परिवर्तन ना हो उसे हम अवयव शब्द कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी समास का पहला पद अवयव हो या प्रधान हो तो वो आपका अव्ययभाव समास। अब एक बार इसकी पहचान भी देख लो, अव्ययभाव समास की पहचान क्या होती है, कभी आपका गलत नहीं होगा। तो अव्ययभाव समास की पहचान हमेशा इन शब्द से होती है जिस शब्द का पहला पद पूर्व हो, ठीक है, पूर्व पद हो। मतलब कि जब कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा तो उसका पहला पद या पूर्व पद जो होता है, उन पदों में आपको ये जितने दिए गए हैं इनमें से कोई होगा, ठीक है। तो आपको बस ये शब्द आपको याद कर लीजिए, ये सारे शब्द जो भी हैं ये आपके क्या हैं, ये अवयव शब्द हैं, ठीक है। मतलब इनमें लिंग, वचन, कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। कौन कौन से हैं, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ठीक है। तो ये आपके कुछ शब्द हैं जो आपको याद करना है, ठीक है। तो इनसे आपको पहचान मिल जाएगी। तो इसको याद कैसे करेंगे, अनु, आप, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को बुला रहा है कि पानी भरवा के, वरना सब आ रहे हैं। जैसे कि कोई अनु को बुला रहा है कि अनु आ, प्रति की जगह आप पानी को ले लीजिए, अनु आ पानी भर, यथा यावत की जगह आवत, यथा आवत हर, ठीक है। यानी कि अनु आप पानी भर, यथा आवत हर, ठीक है। इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। तो इन सभी को याद कर लीजिए, कितने हैं, 2 2 4 7 7 शब्द हैं, इनसे आपको पहचान मिल जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल से भी हम लोग अविभाव समास को समझ लेंगे। चलते हैं आगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अव्ययभाव समास के कुछ एग्जांपल हैं, उनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए समस्त पद आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको विग्रह दिया गया है, यहाँ पे उत्तर पद और यहाँ पे पूर्व पद। पूर्व पद जो होता है वो इसमें अव्ययभाव समास में क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, पूर्व पद और ये अवयवी, ठीक है। तो ये सारे आपके अवयव शब्द हैं, ये याद रखिए। अब देखिए कि समस्त पद, समस्त पद में देखिए सबसे पहले कौन सा है, प्रतिदिन। प्रतिदिन का क्या हो गया, विग्रह, तो इसका विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन। और दूसरा क्या हो जाएगा, और इसमें अगर हम देखें समस्त पद में जो प्रतिदिन है, इसमें अगर हम उत्तर के पद की बात करें और पूर्व पद की बात करें तो पूर्व पद क्या हो जाएगा, प्रति, और उत्तर पद हो जाएगा दिन। तो यहाँ पे आपको देखिए वो पूर्व पद में आपका दिया है प्रति और उत्तर पद में आपके दिया है दिन, ठीक है। आगे चलते हैं, आजन्म। आजन्म की अगर बात करें समस्त पद में तो आजन्म का हो जाएगा जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर। और इसका भी क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा जन्म और पूर्व पद हो जाएगा आपका आ, ठीक है, आ जन्म। तो इसमें होगा जन्म से लेकर। फिर तीसरा हो जाएगा यथा संभव। यथा संभव में जैसा संभव हो, इसका विग्रह हो जाएगा जैसा संभव हो, और इसका पूर्व पद होगा यथा और संभव हो जाएगा उत्तर पद, ठीक है। ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं अनुरूप। अनुरूप का क्या हो जाएगा, रूप के योग्य, विग्रह हो जाएगा अनुरूप का रूप के योग्य। और इसका जो हम लोग अगर पूर्व पद और उत्तर पद की बात करें तो ये अनु हो जाएगा आपका पूर्व पद और रूप हो जाएगा उत्तर पद, ठीक है। भरपेट, तो भरपेट में आप क्या करेंगे, पेट भर के, इसका विग्रह हो जाएगा पेट भर के, और इसका पूर्व पद हो जाएगा भर और उत्तर पद हो जाएगा पेट, ठीक है। आगे प्रतिकूल। प्रतिकूल का हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, क्या हो जाएगा, इच्छा के विरुद्ध, और इसका जो पूर्व पद है वो प्रति और उत्तर पद है कूल। आगे हाथों हाथ। हाथों हाथ का हो जाएगा हाथ ही हाथ में, ठीक है, हाथ ही हाथ में। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें देखते हैं कि इसका पूर्व पद हो जाएगा हाथ और उत्तर पद हो जाएगा हाथ, ठीक है, दोनों हाथ ही हाथ हो गए, और इसका समास विग्रह हाथ ही हाथ में। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए जो आपको बताया गया है कि इसके नियम में कि जो अव्ययभाव समास होंगे उनके पूर्व पद यानी कि पहले वाले पद जो होता है उसमें आपके अवयव शब्द जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि ये जितने सारे हैं ये आपके अव्यय शब्द हैं, और ये आप देख रहे हैं कि इनके सबके इन सबके पहले जो समस्त पद है, सभी समस्त पद के जो पहले यूज हो रहा है वो आपको ये वाले शब्द दिख रहे होंगे, सारे अवयव शब्द, ठीक है। देखिए प्रति, आ, यथा, अनु, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ से देखिए प्रति, आ, यथा, अनु, भर, प्रति, हाथ, ये सब आप पीछे देख चुके हो, और आपको याद करने के लिए भी बोला है मैंने, इससे आप जल्दी पहचान जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लेना फिर से एक बार। आप चलते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं हम लोग तत्पुरुष समास, ठीक है। यहाँ से अविभाव समास आपका कंप्लीट हुआ, तत्पुरुष समास नंबर 2 में। तो इसको भी देख लेते हैं। जिस समास में दूसरा पद, दूसरा पद आपको पता क्या होता है, उत्तर पद होता है, ठीक है, दूसरा पद उत्तर पद। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जिस समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है। तत्पुरुष में आपने वहाँ पे जब प्रधान के वर्गीकरण के बारे में बात की थी तो तत्पुरुष समास में आपको बताया गया था कि उत्तर पद प्रधान होगा, वही यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जिस समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, ठीक है, क्या होता है, कारक चिन्ह होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, ठीक है। कितने, 6 भेद तत्पुरुष समास के भी हैं। देखते हैं कौन कौन से 6 भेद हैं, वो आपके ये हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बस ये कर्ता वाला नहीं याद करना है, क्योंकि जो कर्ता है ये कर्ता वाला केवल कारक के रूप में प्रयोग होता है, यहाँ पे तत्पुरुष समास में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद करने के लिए यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो आप लोग बस इन इन सभी को देखना है, ये 6 जो हैं, कौन सा, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ठीक है, ये सारे। और इनके सभी के ये दिए गए हैं क्या, कारक चिन्ह। कर्म का दिया हुआ है को, करण का से और के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से और से के साथ साथ आलोक होने का भाव भी, संबंध में काकी के, रारी रे और नानी ने, ये सारे, और अधिकरण में और पर, ठीक है। तो आपको ये सब इनके कारण चिन्ह हैं कि इनका विभक्ति ज़रूर मिलेगा आपको विग्रह करने में। तो इनको आपको याद कैसे करना है, बस ये वाला समास में नहीं यूज होता है, ठीक है, ये आपका कारक में होगा, बस याद करने के लिए इसमें लिख दिया गया है। आप कैसे याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, अपादान से, और इसमें क्या आपको याद रखना है कि से जो होगा यहाँ पे अलग होने का भाव, क्योंकि करण में भी देखिए, करण में यहाँ पे क्या है से, तो यहाँ पे से अलग होने का भाव नहीं प्रकट करेगा, और के द्वारा भी करण में आएगा, ठीक है। तो अपादान में क्या है, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का की के, रा री रे और ना नी ने,
अधिकरण, अधिकरण की बात करें तो में और पर, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव। संबंध का की के रा री रे ना नी ने। और अधिकरण में और पर बिल्कुल आपको ये रटे होने चाहिए, कभी गलत नहीं होगा आपका। तत्पुरुष समास, चलते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसमें पढ़ा कौन सा, कर्म तत्पुरुष, ये आपका रहा कर्म। ठीक है, तो आपका सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्म तत्पुरुष, ये रहा आपका कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें कर्म कारक विभक्ति को, फिर से देखिए, इसमें कर्म कारक विभक्ति जो होती है वो क्या होती है, वो होती है को। ठीक है, विभक्ति को का लोप हो जाता है। ठीक है, जब हम कर्म कारक होता है को, उसका हम लोप कर देते हैं। ठीक है, और विग्रह करने में को, उसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे ये आपका दिया गया समस्त पद, यहाँ पे समास विग्रह। ठीक है, आपको समस्त पद दिया जाएगा ग्रामगत, इसका अगर विग्रह के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रामगत का ग्राम को गत, यानी कि ग्राम को गत, ग्राम को जाना। ठीक है, गाँव को जाना, इसका विग्रह हो जाएगा। अगर आपको दीजिए है ग्राम को गत और आपको बोला है समस्त पद बनाओ, तो यहाँ पे आपका को जो है ये इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ग्रामगत। आगे वन गमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन को गमन। ठीक है, यहाँ पे भी आपका को विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्षण प्राप्त, तो क्या हो जाएगा, क्षण को प्राप्त। यश प्राप्त, तो हो जाएगा यश को प्राप्त। कुंभकार, तो हो जाएगा कुंभ को बनाने वाला। इन सब में आपका को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं हम लोग करण तत्पुरुष। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो आपको याद है कि करण से क्या होता था, करण की विभक्ति जो थी वो क्या है, ये है से या फिर ये के द्वारा। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग होना है। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लीजिए, शोकग्रस्त, शोकग्रस्त की बात आ गई तो इसमें हो रहा है कि शोक से ग्रस्त, यहाँ पे शोक से की विभक्ति का प्रयोग हुआ कि शोक से वो ग्रस्त है। ठीक है, और भयाकुल, भयाकुल में भय से आकुल। ठीक है, इसमें भी से का प्रयोग, भय से आकुल। ठीक है, मतलब वो भय, भय से भरा हुआ है, भय से आकुल। आगे तुलसीकृत, तुलसीकृत में क्या है, तुलसी के द्वारा रचित, क्या है, तुलसी के द्वारा रचित, तो यहाँ पे के द्वारा का भी प्रयोग हो गया करण में, तो क्या हो गया, तुलसी के द्वारा रचित। ठीक है, वाकयुद्ध, वाकयुद्ध क्या हो जाएगा, वाक से युद्ध, इसमें भी के से प्रयोग हुआ है, से प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाकयुद्ध, वाक से युद्ध। तो यहाँ पे आपका हो गया करण तत्पुरुष। अब आगे चलते हैं, आगे आपका कौन सा आएगा, संप्रदान तत्पुरुष। आपको पता है संप्रदान तत्पुरुष में किसकी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये होता है के लिए। ठीक है, और ऊपर आपने देखा कि आपने सब ये पढ़ा है से और के द्वारा, और यहाँ पे के लिए, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, ये समस्त पद है। ठीक है, समस्त पद, और ये क्या है, ये आपका समास विग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है विद्यालय, विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर आपका के लिए जो है ये समास विग्रह के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है, के लिए। ठीक है, तो आपका हो गया संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई घर में देखो, रसोई के लिए घर, तो यहाँ भी के लिए का प्रयोग हुआ है, तो इससे आप पहचान जाएंगे क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा है। ठीक है, किसके लिए है, गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहाँ पे के लिए का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे भी हो गया संप्रदान तत्पुरुष। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो यहाँ पे भी संप्रदान तत्पुरुष। हथकड़ी, हथकड़ी क्या हो जाएगी, हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ भी के लिए का प्रयोग हुआ, संप्रदान तत्पुरुष। चलते हैं आगे। अब आता है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष को देखें तो इसमें कारक विभक्ति होती है से, और से के साथ साथ क्या होता है, अलग होने का भाव। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। क्या हो जाएगा, आपने करण में पढ़ा था कि उसमें भी से का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें अलग होने का भाव नहीं होता है, से और के द्वारा होता है करण में। और अपादान में से का केवल प्रयोग होता है विभक्ति में, और बस इसमें अलग होने का भाव प्रकट होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे एग्जाम्पल में अंतर समझ में आ जाएगा अभी आपको। धनहीन, तो धनहीन क्या हो जाएगा, धन से हीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, धन से हीन, यानी कि उस वो धन से हीन है, उसके पास धन है नहीं, तो धन से दूर है। ठीक है, तो अलग होने का भाव इसमें प्रकट हो रहा है, तो आपको पता हो जाएगा अपादान है। और पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट तो पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी कि ये भी अलग हो रहा है, रास्ते से वो दूर हो रहा है। ठीक है, तो पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अलग होने का भाव। रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, यहाँ भी आपको पता है से का प्रयोग हो गया, और ये रोग से दूर है, उससे मुक्त है। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, यहाँ भी वो ऋण से दूर है, तो यहाँ भी से का प्रयोग हुआ है और अलग होने का भाव। तो अपादान तत्पुरुष। गुणहीन, गुण से हीन। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या है, गुण से वो हीन है, काफ़ी दूर है। ठीक है, तो इसमें भी अपादान तत्पुरुष। चलते हैं आगे। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में आपने पढ़ा था क्या होगा, कारक विभक्ति आपकी होगी इसमें का की के रा री रे और नानी ने, ये आपके हो जाएंगे
कारक विभक्ति किसमें, संबंध तत्पुरुष में। तो आप एग्जांपल देख लो, भूदान, तो क्या हो जाएगा, भू का दान। जब का आ गया तो आपको पता है का की के ये विभक्ति थे इसमें, तो का प्रयोग हुआ है, तो आ जाएगा संबंधित तत्पुरुष। राष्ट्र गौरव, तो इसमें आप क्या कहेंगे, राष्ट्र गौरव, यानी कि राष्ट्र का गौरव, इसमें भी आपका का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भी संबंध तत्पुरुष आ जाएगा। देश रक्षा, यानी कि देश की रक्षा, यहाँ भी की आ गया, का की, ठीक है, तो ये भी संबंध तत्पुरुष। राजपुत्र आ गया, तो यहाँ हो जाएगा राजा का पुत्र, यहाँ भी का आ गया, तब भी संबंध तत्पुरुष, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं, आगे है आपका अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष में देखें, इसका कारक की व्यक्ति क्या होगा, मैं और पर। मैं और पर, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले आपको हो जाएगा, ये समस्त पद है, ठीक है, ये वाला क्या है, समस्त पद है, और इस तरफ समास विग्रह आपको पता होगा। तो सबसे पहले देखते हैं शोकमग्न। शोकमग्न का हो जाएगा शोक में मग्न, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, शोक में वो मग्न है, यानी कि मैं का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा। पुरुषोत्तम, तो क्या हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम, यानी कि वो पुरुषों में उत्तम है, तो पुरुषोत्तम हो गया। और धर्मवीर, धर्म में वीर, तो क्या है, वो धर्म में वीर है, यहाँ भी क्या किया, मैं का प्रयोग। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, ठीक है, यहाँ भी कि मैं का प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कला में वो श्रेष्ठ है, तो यहाँ भी अधिकरण का प्रयोग हुआ है। आप बीती, तो क्या कहेंगे आप बीती, यानी कि आप पर बीती, यहाँ पे आपका पर यूज हुआ है, और जो पर है वो भी आपका अधिकरण में यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे अधिकरण तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। तो चलते हैं आगे, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, आपके समास वगैरह, और आगे कुछ तत्पुरुष के कुछ अलग से इम्पोर्टेंट हैं, तो वो एक आध जो है वो भी पूरे करा देंगे, उसके बाद आगे समास पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुहावरे, जो आपको डेली क्लासेस में लास्ट में 5 मुहावरे कराए जा रहे हैं। तो पहला मुहावरा कौन सा है, सबसे पहला है आसान डोलना, ठीक है, आसान नहीं है, ठीक है, यहाँ पे होगा आसन, ठीक है, क्या होगा, आसन डोलना, तो क्या हो जाएगा, विचलित होना, क्या हो जाएगा, विचलित होना, यानी कि आपको पता है कि आसन डोलना क्या होता है, कि मतलब उसकी कुर्सी डोलना, यानी उसका डोल जाना, विचलित हो गया, वो क्या हो गया, विचलित। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, विश्वामित्र की तपस्या देखकर इंद्र का आसन, आसान नहीं है, ठीक है, आसन, आसन डोलने लगा, क्या हो जाएगा, आसन डोलने लगा, किसका, विश्वामित्र इतनी घोर तपस्या की कि जो इंद्र हैं, इंद्र भगवान, उनका आसन ही डोलने लगा, ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, विचलित हो गए वहाँ पे वो। आगे चलते हैं, उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना, क्या होता है, उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा, सहयोग देने वाले पर अधिकार करना, कि अगर किसी ने तुम्हें थोड़ा सा सहयोग किया तो तुम उस पर अधिकार ही जमाने लगे, ये कहते हैं ना लोग। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मोहन श्याम को अपनी उंगली पर नचा रहा है, ठीक है, मतलब कि इस मोहन जो है वो श्याम को अपनी उंगली पर नचा रहा है, मतलब कि श्याम अगर उसकी बात मानने लगा है तो वो उसको अपनी मनमर्जी करा रहा है, अपनी उंगली पर नचा रहा है, ऐसा होता है ना। चलते हैं आगे, इसमें है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना, कहते हैं ना कि उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, उल्टा काम क्यों कर रहे हो। देखो एग्जाम्पल से, कुछ पीड़ितों ने उल्टी गंगा बहाई है, वे हवन पहले करा देते हैं और कथा बाद में सुनाते हैं, तो ये उल्टा ही तो कार्य है। इस तरह से कोई भी अगर उल्टा काम करेगा तो उल्टी ही गंगा बहाएगा, ठीक है। आगे, एक आँख से देखना। एक आँख से देखना का क्या हुआ, सबको समान समझना, सबको समान समझना। तो देखो एग्जाम्पल से, मालिक को चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों को एक आँख से देखे, ठीक है, परिवार के सभी सदस्यों को एक आँख से देखे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक आँख से देख रहा है तो वो सभी को एक समान समझना चाहता है। आगे चलते हैं, एक ही थैली के चट्टे भट्टे। एक ही थैली के चट्टे भट्टे, तो क्या हो जाएगा, सब एक समान, सब एक समान। एग्जाम्पल से देखो, किसे अच्छा कहूँ किसे बुरा कहूँ, यहाँ तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें फ़र्क क्या है कि ये इस यहाँ पर सब एक समान है, किसी को कम ज़्यादा नहीं कह सकते हो, सभी एक समान है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, जैसे कि आप सब बिल्कुल एक समान है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चलते हैं आगे, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे कल की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और आई बटन घंटी पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।